अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। आज है लास्ट डे ऑफ बिजनेस स्टडी वर्कशॉप। 3 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने का वादा किया था, 3 दिन में ही करा। अच्छा, हमने 5 सेक्शन को तक पढ़ लिया था। 5 से स्टार्ट करें, दैट इज डीलिंग विद द फाइनेंस ऑफ द बिजनेस। सबसे पहले फाइनेंस आता है बिजनेस का। बिजनेस में फाइनेंस आता है, फाइनेंस के फाइनेंस डिपार्टमेंट है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ये पता होना चाहिए कि फाइनेंस होती क्या है। व्हाट इज फाइनेंस? फाइनेंस का इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द बिजनेस? नो, इट डज नॉट मीन दैट। फाइनेंस इज डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ मनी, जो कि इंक्लूड करती है लैंडिंग, बोरोइंग, इन्वेस्टिंग, बजटिंग, सेविंग, फोरकास्टिंग। इसमें हम बताते हैं कि भाई बिजनेस कितना रिस्क ले सकता है, कितने पैसे रिस्क में लगा सकता है टू अचीव अ गुड रेपुटेशन, टू बिल्ड अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स या कंज्यूमर्स। ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की अगर बात हो रही है तो बिजनेस को फाइनेंस चाहिए क्यों होता है? व्हाई? क्यों भाई बिजनेस को फाइनेंस क्यों चाहिए होता है? इन्वेस्टमेंट के लिए, स्टार्टअप के लिए। स्टार्टअप देखते डायरेक्ट स्टार्टअप बिजनेस ने कर दिया। अब बिजनेस स्टार्टअप करने के बाद क्या करेंगे? बिजनेस स्टार्टअप करने के बाद जब उसका क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 1 सर्वाइविंग इन द मार्केट पूरा हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस विल ग्रो। बिजनेस विल ग्रो के बाद बिजनेस एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंशन के लिए फाइनेंस चाहिए। आप नई ब्रांच नहीं हो सकते अगर फाइनेंस ना हो। क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। फाइनेंस के साथ आपको अपना वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करना होता है। इन 3 चीजों के लिए बिजनेस को फाइनेंस की जरूरत होती है। स्टार्टअप का बिजनेस स्टार्टअप करके एक्सपेंड करने, एक्सपेंड के बाद एक और चीज आपको बताऊंगा। वर्किंग कैपिटल के अंदर 2 चीजें आएंगी, 2 एक्सपेंडिचर आएंगे, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू। कैपिटल होते हैं लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म इन अ सेंस कि भाई आपने एक मशीनरी खरीद ली, इन्वेस्टमेंट लगा दी, अब आपको कोई जरूरत नहीं उस मशीन को बार-बार चेंज करने की, एक ही बार कर दिया आपने। अब आप उसको सालों बाद करोगे। जबकि जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं वो डे टू डे खर्चे होते हैं। डे टू डे खर्चे, भाई मशीन खराब हो गई, सही करवानी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई कुछ नहीं हुआ, आपको एकदम से पैसों की जरूरत पड़ गई, आपने आउटफ्लो कर दिया बिजनेस से, आपने ओवरड्राफ्ट कर दिया। ओवरड्राफ्ट कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया। उसके बाद हम बात करें सोर्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस आता कहां से है बिजनेस के बाद? बिजनेस की फाइनेंस कहां से आता है? ये बात देखनी पड़ती है। सोर्स ऑफ फाइनेंस कहां से आएगा? सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल। 2 ही तरीके, एक तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल है, दूसरा बाद में बताता हूं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस वो फाइनेंस है जो आप बिजनेस के लिए लगाते हो, स्टार्टअप के लिए। स्टार्टअप के बाद अगर प्रॉफिट आता है वो भी आपके पास सोर्स ऑफ फाइनेंस है। सोर्स ऑफ फाइनेंस जो बिजनेस के बाद प्रॉफिट आता है या तो वो उससे अपने पास रीइन्वेस्ट कर लेता है या तो वो अपनी जेब में रख लेता है। सेल्स ऑफ एक्जिस्टिंग एसेट। आपके पास एक मशीन थी, आपने वो बेच दी, वो 1 लाख रुपए की थी, आप उसकी जगह 50,000 की मशीन खरीद ली, 50,000 रुपए आपके पास आ गए। ये भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तीसरा होता है ओनर्स के खुद के पैसे, ओनर्स की खुद की सेविंग्स। ओनर्स की खुद की सेविंग बिजनेस अगर डाउनफॉल पे जा रहा है तो बचाने में बहुत काम आती है। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बिजनेस दैट हैज बीन इन द मार्केट फॉर लास्ट 10 इयर्स, लेकिन एकदम से मार्केट नहीं, कंट्री में रिसेशन आ गया, गुर्बत आ गई है, रिसेशन आ चुका है, जीडीपी डाउन हो चुका है बहुत। अब उस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है सरवाइव करना मार्केट में। उसके बाद पैसा नहीं है, उसकी सेल्स नहीं हो रही, लेकिन जो ओनर है वो अपनी जेब से पैसा लगाएगा, वो बोलेगा ये लो पैसा, बिजनेस बचाओ, बिजनेस बचाओ, आगे जाके पैसा कमाओ। उसके बाद है सेल्स ऑफ इन्वेंटरी। सेल्स ऑफ इन्वेंटरी से मुराद क्या है? आपके पास जो स्टॉक रखा हुआ है आपको उसको बेचना है, आप सेल करेंगे अब तक पैसा आएगा, समझ रहे हो? देखो आपके पास फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर 100 सी तुम कुर्सियां बनाते हो, बहुत सी कुर्सियां बनाते हो, बहुत सी कुर्सियां बनाते हो। बिजनेस आजकल काम नहीं कर रहा, लेकिन वो इन्वेंटरी पड़ी है, 50 कुर्सियां बैकग्राउंड में पड़ी है, पीछे बैकअप में पड़ी है, तुम लोग फौरन बेच दो, क्लियरेंस सेल लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन बेच दो। बेच दी, पैसा आ गया, पैसे से अपना बिजनेस बचा सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। ये समझने वाली बात है, ये कॉमन सेंस एक तरीके से। ये चारों चीजें बताई मैंने इंटरनल। कौन कौन सी बताई है मैंने? पहले बताई प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद बताई मैंने सेल्स ऑफ एसेट,
यहाँ पे एसेट की बात की, इन्वेंट्री की बात नहीं की। सेल्स ऑफ इन्वेंट्री, ओनर की सेविंग, ये चार चीज। अब आते हैं एक्सटर्नल के ऊपर। एक्सटर्नल मतलब बिजनेस बाहर से कहां से लाएगा पैसा? भाई बिजनेस बाहर से पैसा ला सकता है, क्यों नहीं ला सकता? बिजनेस अच्छा बिजनेस ला सकता है, कैसे ला सकता है? सबसे पहले रेशियो ऑफ शेयर्स की बात करते हैं। शेयर्स, बिजनेस शेयर्स बेचता है, पैसा आता है, इंटरेस्ट पे नहीं करना होता इशू ऑफ शेयर्स के अंदर, लेकिन डिविडेंड को पैसा देना पड़ता है, इसके लिए कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस फ्लॉप होने जा रहा है, आप गए बैंक के पास, बैंक को बोला मुझे चाहिए लोन, तो लोन इज आल्सो वन ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। आपने लोन लिया, आपने बिजनेस बचा लिया अपना, नहीं बचाना था आपने एक्सपेंड करना था, आपने एक्सपेंड कर दिया। सेलिंग डिफरेंशियल्स, ये क्या होता है भाई? आपने सेल कर दिया, क्या चीज सेल की? आपने लोन सर्टिफिकेट इशू ले लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज कर सकते हैं। उसके बाद ग्रांट सब्सिडीज फॉर एजेंसीज। सब्सिडीज कैसे मदद करती है भाई? सब्सिडीज में आपको पहली बात तो ये रीपे नहीं करना, आपने सब्सिडी दी है ना, आपको वापस पैसे थोड़ी देने हैं। आपको बाहर से पैसा मिल गया, किसी गवर्नमेंट ने आपको बोला बेटा ये लो, मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं, इन्वेस्ट करो बिजनेस में, जीडीपी बढ़ाओ, मुल्क बचाओ। उसके बाद है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट की अगर हम बात कर रहे हैं भाई, तो व्हेन अ बिजनेस डिलेज पेइंग इट्स सप्लायर्स व्हिच लीव द बिजनेस इन अ बेटर कैश पोजीशन। आपने सप्लायर को पैसे नहीं दिए, इंटरेस्ट फ्री लोन मिल सकता है इससे आपको। सप्लायर रिफ्यूज टू गिव डिस्काउंट ऑन क्रेडिट एज वेल, ये इसकी लिमिटेशन है, ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस। और भी तरीके हैं भाई, ऑल्टरनेटिव सोर्स भी हैं। इंटरनल एक्सटर्नल ऑल्टरनेटिव सोर्स भी हैं। ऑल्टरनेटिव सोर्स कौन से हैं भाई? सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस की अगर बात हो रही है तो भाई माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस एक कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विस होती है जो टारगेट करती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्स बिजनेस को, जिसमें बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज दी जाती हैं, जिसमें आपको इमीडिएट फंड दिया जाता है, एक्सेस टू क्रेडिट दिया जाता है, बेटर रेट फॉर लोन रीपेमेंट होती है, अपॉर्चुनिटी टू रिसीव एजुकेशन, क्रिएशन ऑफ रियल जॉब्स एज वेल। डिसएडवांटेज क्या होगा भाई? छोटा अमाउंट ऑफ लोन मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, और छोटे अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। फिर आते हैं क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग क्या है भाई? क्राउड फंडिंग इज प्रैक्टिस ऑफ फंडिंग अ प्रोजेक्ट और वेंचर बाय रेजिंग मनी फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो कि इंटरनेट के थ्रू किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं दो चीजों पर, एक होती है लॉन्ग टर्म फाइनेंस और एक होती है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। पहले शॉर्ट टर्म फाइनेंस की बात करते हैं। क्या मार्केट में एक नहीं है ड्रीम वाले में? डलवा देता हूं सर, डलवा ऑफिस से दूसरा जाओगे। अच्छा, मैं क्या कह रहा था? हाँ, मैं कह रहा था भाई रेड भी लेना, रेड क्लिक करो। शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं पहले भाई। शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट आता है। आप ओवरड्राफ्ट कर लेते हो फ्रॉम योर करंट अकाउंट, जिसकी वजह से आपको इमीडिएट कैश मिल जाता है और आप सिर्फ वो पैसे वापस कर दो जो आपने यूज किए। लेकिन डिसएडवांटेज ये है, आप हाई इंटरेस्ट देते हो, लेस मनी टू बोरो होता है। फिर ट्रेड क्रेडिट आता है इसी के अंदर। ट्रेड क्रेडिट भी एक शॉर्ट टर्म है। ट्रेड क्रेडिट का समझा चुका हूं, ये लिखा हुआ मैं समझा चुका हूं ट्रेड क्रेडिट क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेड क्रेडिट के बाद लॉन्ग टर्म फाइनेंस की, जिसमें इशू ऑफ शेयर्स भी आता है, सब्सिडीज भी आती है, सेलिंग ऑफ एसेट आता है, लीजिंग और हायर परचेज आता है। ठीक है, यहां पे हमारा 5.1 that is dealing with the finance, business finance ends। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 5.2। ठीक है, यूनिट
5.2 कैश फ्लो फोरकास्टिंग एंड बिजनेस कैपिटल। इसको चैप्टर को पढ़ने के लिए कैश क्या होता है और इंपॉर्टेंट क्यों होता है बिजनेस के लिए, ये इंपॉर्टेंट है जानना। भाई कैश क्यों इंपॉर्टेंट होता है बताओ। भाई कैश एक लिक्विड एसेट है। लिक्विड एसेट से बोला फॉरेन के फॉरेन आप उसको बेच दे सकते हो, किसी दिन कुछ ले सकते हो फॉरेन। इट वोंट बी टेकिंग एनी टाइम। It means immediately available for spending on goods and service. Cash is important to pay to supplier, government को टैक्स देने के लिए, वर्कर को वेजेस देने के लिए। Without cash आप अपनी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अब दो चीजें आती हैं फोरकास्टिंग के अंदर, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो बिजनेस में पैसा कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है, कब आ रहा है। आउटफ्लो कब जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये चीज होती है बिजनेस इनफ्लो एंड आउटफ्लो के अंदर। बात करते हैं कैश फ्लो बिजनेस में अगर कर रहा है तो भाई कैसे कर रहा है, दो तरीके इनफ्लो एंड आउटफ्लो। लेकिन एक बात याद रखना, कैश फ्लो साइकिल होती है जिसके अंदर आप कैश लेते भी हो और कैश देते भी हो। मींस देयर इज डिफरेंस बिटवीन कैश एंड प्रॉफिट। पहली बात तो याद रखना, कैश अलग चीज है, प्रॉफिट अलग चीज है। प्रॉफिट बैंक में भी आ सकता है, प्रॉफिट आप अर्न करते हो, रीइन्वेस्ट कर देते हो, ये दोनों अलग चीजें हैं बहुत। इफ अ बिजनेस रन आउट ऑफ द कॉस्ट, बिजनेस के बाद फीवर प्रॉफिट ऑफ अमाउंट होंगे, याद रखना ये। अच्छा, कैश बिजनेस में आ कैसे सकता है, सवाल ये मुझे बताओ, तुम्हें पता है कैसे आएगा बिजनेस? मालिक लाता है। मालिक लाता है, इन्वेस्टमेंट होगा एक तरीके से, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। तुम बताओ दूसरा, सेल्स। हाँ सेल्स भी होता है, लोन ले लिया, ठीक है। देखो भाई सबसे पहली चीज आती है सेल। अगर बिजनेस करेगा तो आपका पैसा आएगा, पहली चीज होगी सेल। दूसरा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। तीसरा आप लोन ले सकते हो, किसी से भी कभी भी ले सकते हो। लोन ले लिया, कैश आ रहा है, आपको प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट भी कैश की तुरंत नहीं आता है। डेब्टर ने आपको पेमेंट कर दी, जो आप उधार लिया था मैंने 100 रुपए, तो वापस कर दो, एक कैश इनफ्लो आ गया। कैश आउटफ्लो कैसे होता है बिजनेस से? भाई उधार ले लिया मैंने किसी से, आउटफ्लो हुआ नहीं, मैंने किसी को दिया है जब आउटफ्लो हुआ। मैंने लिया है मतलब इनको, मैंने दिया है मतलब आउटफ्लो। बिजनेस से पैसा गया है, वापस आएगा, बढ़ के आएगा, लेकिन अभी तो चला गया ना। आपने परचेज कर लिया रॉ मटेरियल को, आपने एक्सपेंस के पैसे वापस कर दिए, आपने फिक्स्ड एसेट खरीद लिया, क्रेडिटर को पैसे वापस कर दिए या क्रेडिटर को पैसे दे दिए, ये कैश आउटफ्लो बढ़ा। ठीक है, अब बात करते हैं कैश फ्लो फोरकास्ट कैसे की जाती है। एक एस्टिमेट होता है जो बिजनेस प्लान के अंदर भी इंक्लूड किया जाता है, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो कैसे होगा। अच्छा, देयर इज अ फार्मूला फॉर कैश नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो का फार्मूला भी है एक। उससे पहले एक चीज समझ लो गौर से कि फोरकास्ट की कैसे आ सकती है। पहले तो ये हमें देखना चाहिए कि बिजनेस में एक्सपेंस कितने जा रहे हैं और बिजनेस कमा कितना रहा है। ये चीज आप देखो पता चलेगा भाई कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है। Just for example, there's a new formula for it that says cash inflow minus cash outflow. Inflow minus outflow. Net cash flow आ जाएगा आपके पास। For example, मैं अगर बोलूं कि मैं स्टार्टिंग ऑफ पहले बात करते हैं फोरकास्टिंग यूजफुल क्यों होती है। फोरकास्ट यूजिंग क्यों यूजफुल इसलिए होती है कि आप स्टार्टअप कर सको बिजनेस को, रनिंग एन एक्जिस्टिंग बिजनेस कर सको, कीपिंग द बैंक मैनेजर इन्फॉर्म एंड मैनेज द कैश फ्लो। मैनेज करने के लिए आप कैश फ्लो फॉर्मेट याद रखना हमेशा, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, दैट विल गिव यू नेट कैश फ्लो। इसके अंदर आप दो चीजें प्लस करोगे, ओपनिंग बैंक बैलेंस और उसके अंदर आप फिर क्लोजिंग बैंक बैलेंस को भी ऐड कर दोगे। मैंने क्या बोला है, इसके अंदर आपको कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो that will give you net cash flow। इसमें आप ऐड कर दोगे दो चीजें, ओपनिंग कैश या ओपनिंग जो भी आपके पास है एंड क्लोजिंग बैंक डिटेल्स या कैश बैंक बैलेंस हो गया। हम कैश फ्लो की प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, सवाल ये भी आ सकता है। अब मेरी बात है याद रखना, अगर आप प्राइसेस बढ़ा दोगे तो आपका पैसा जाना शुरू हो जाएगा। बैंक लोन लोगे
ओवरड्राफ्ट कर लोगे कैश आना शुरू हो जाएगा। लेकिन कैश ओवरकम लॉन्ग टर्म में कैसे होगा? अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टर, डेवलप अ न्यू प्रोजेक्ट एंड एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेस शुड बी इंक्रीज। बात करते हैं वर्किंग कैपिटल के ऊपर। व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल ऑफ अ बिजनेस? वर्किंग कैपिटल इज ऑलवेज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल की बात हो रही है यहाँ पे। ये एक फॉर्मूला जो हमें याद रखना है। वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन a business current asset and the current liability। क्योंकि डे टू डे एक्सपेंस होते हैं, ओवरकम कैसे कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, पता होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल में पता चलेगा रूटीनली बिजनेस के बाद कितना पैसा आ सकता है, कितना जा सकता है, बिजनेस किस वक्त कितना कमा सकता है। यहां पे हमारा 5.2 था एंड इतना सही था। अब हम स्टार्ट करेंगे 5.3 दैट इज द बिजनेस इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट 5.3 है। इनकम स्टेटमेंट आपने यूजुअली अकाउंट में पढ़ी होगी। इसको समझने के लिए पहले अकाउंट समझना पड़ेगा होता क्या है। The recording, analyzing, summarizing the financial stage of any business। क्योंकि अकाउंट तो हमेशा फाइनेंस में बात करता है, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है वो चीज अकाउंट में जाती है, चाहे वो एक्सपेंस हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो परचेज हो। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट को समझने के लिए ये याद रखना कि प्रॉफिट की बहुत इंपॉर्टेंस है। प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इस टॉपिक में। क्यों? मुझे अगर प्रॉफिट नेगेटिव चला गया तो क्या आप फिजिक्स अपने जो बिजनेस है क्या वो स्टेबलाइज है? वो स्टेबलाइज नहीं है, लॉस में जा रहा है। जब लॉस में जा रहा है, इनकम स्टेटमेंट बता रही है लॉस है या बिजनेस है एक बिजनेस का, तो भाई जब हायर प्रॉफिट नहीं है आपके पास, आपका लॉस में जा रहा है, तो आप उसके लिए स्ट्रेटजीज बनाओगे, आप काम करने की कोशिश करोगे, आपको कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, डिटेल में समझते हैं। डिटेल में पहले एक चीज समझ लो, इनकम स्टेटमेंट होती क्या है। इट इज अ डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड द इनकम ऑफ द बिजनेस, जिसमें कॉस्ट आती है प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। अच्छा, एक सवाल है, तुम सबसे सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड रिटेन प्रॉफिट? ग्रॉस, नेट, रिटेन। ग्रॉस नहीं है, नेट पूरे साल का होता है। देखो, ग्रॉस भी पूरे साल का होता है, नेट भी पूरे साल का होता है। रिटेन बोलते जो है, देखो पहले एक बात सुनो, रेवेन्यू क्या होता है, उसके बाद ये चीज समझा। रेवेन्यू इज द अमाउंट ऑफ इनकम जनरेटेड बाय द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने सेल की वो आपका रेवेन्यू है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स क्या है? जो आपने परचेज किया है, ठीक है, जो आपने सॉरी डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू एक्चुअली सेल। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है कंपनी का? जो डिडक्ट होता है फ्रॉम द रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये ग्रॉस प्रॉफिट है। आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, आपको फाइनल प्रॉफिट नहीं पता अभी, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, लेकिन इसके अंदर आपने खर्चे नहीं निकाले अभी बिजनेस के। तो आप क्या करते हो? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस प्लस एडिशनल अगर कोई इनकम है तो will lead you to net profit। नेट प्रॉफिट निकल गया। अब रिटेन प्रॉफिट क्या होता है? इट इज द नेट प्रॉफिट रीइन्वेस्टेड बैक इनटू द कंपनी। मतलब भाई आपके पास एक प्रॉफिट आया था, आपने दोबारा उसको इन्वेस्ट कर दिया। टैक्स, परचेजेस, पेमेंट, डिविडेंड, इन सबको पैसा देना देने के बाद, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास आ रहा है कोई, फॉर एग्जांपल भाई गिव यू एग्जांपल, मैं बोलूं यार कंपनी सेल्स और सारी माइनस करने के बाद जो भी एक्सपेंस मेरी, मैं बोलूं कि रेवेन्यू में था 1 लाख रुपया, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50,000 रुपए थी, माइनस हो गया, बचा ही मेरे पास 50,000 रुपए। 50,000 बचा, मेरा एक्सपेंसेस मेरे 25,000 के, मतलब मेरा नेट प्रॉफिट बन रहा है 25,000 रुपए साल का। ये प्रॉफिट है, मगर अभी आपको क्या करना है? जो आपने परचेजेस किए, क्रेडिट परचेजेस, उनको पैसा देना है।
क्रेडिट परचेज मैंने 3000 की मैंने बोला ठीक है भाई, मैंने क्रेडिट परचेज के साथ साथ डिविडेंड को पैसा देना है, जो शेयर खरीदे उनको देना है, 2000 उनको दे दिए मैंने कहा 5000 रुपए पर टैक्स भी है, 5000 टैक्स दे दिए। अब मेरे पास टोटल अमाउंट बचेगा रिटेन प्रॉफिट के लिए, वो 10000 माइनस कर दो 15000 बचेगा। अब मेरी मर्जी है मैं इसको रीइन्वेस्ट करूं, अगर रीइन्वेस्ट कर रहा हूं दैट इज माय रिटेन प्रॉफिट। आ गया? क्लियर है? यहां पर हम लोग अपना 5.3 एंड कर रहे हैं और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैलेंस शीट। अच्छा अब हम कर रहे हैं 5.4 और 5.5 एक साथ सेक्शन में कंप्लीट करने के लिए। 5.4 से बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या चीजें आती है भाई? इसका तो नेट प्रॉफिट है, अगर एक तीन पहली सबसे पहली चीज नेट प्रॉफिट। इसके अंदर आएंगे आपके एसेट्स एंड लायबिलिटी, नॉन करंट एंड करंट दोनों आती है। बैलेंस शीट बनाई क्यों जाती है भाई? बैलेंस शीट बनाने का ये मकसद होता है कि आप शो द वैल्यू ऑफ द बिजनेस एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम। द मेन एलिमेंट ऑफ द बिजनेस बैलेंस शीट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट क्या होते हैं? वो चीज होती है एसेट भाई। एसेट क्या चीज होती है तुम बताओ मुझे? एवरीथिंग दैट अ बिजनेस ओन कंट्रोल। हर वो चीज जो बिजनेस ओन भी करता है और कंट्रोल भी करता है उसे कहते हैं एसेट। नॉन करंट हो या करंट हो, करंट एंड नॉन करंट में एक छोटा सा डिफरेंस ये कि नॉन करंट मोर देन एयर की होती है, करंट सिर्फ विद इन द एयर की होती है। सेम गोस विद लायबिलिटीज। लायबिलिटीज जो है आपके डेब्ट होते हैं या ऑब्लिगेशंस होती हैं दैट अराइजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस ऑपरेशन, दैट इंक्लूड लोन, अकाउंट पेबल एंड मॉर्गेजेस। ओनर कैपिटल भी आता है इसके अंदर, कैपिटल एम्प्लॉयड भी आता है। Capital employed is the shareholder equity plus non-current liabilities in the total long-term and permanent capital invested in the business. Capital जो होता है ओनर का, आपको पता ही होगा जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है उसको कहते हैं। बैलेंस शीट में ये चीज आती है, इसलिए याद रखना कि बैलेंस शीट का फॉर्मूला आप बिजनेस तो पढ़ोगे, अकाउंट पढ़ोगे, उसकी वीडियोस भी कल से स्टार्ट कर देंगे। हम अकाउंट की चाहता था, अकाउंट भी मैं पूरे 3 दिन में कराऊंगा। अब आते हैं एनालिसिस ऑफ अकाउंट के ऊपर। एनालिसिस ऑफ अकाउंट के अंदर मेन चीज जो तुम्हारे पास थी कि भाई एनालिसिस ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है। भाई इसके अंदर याद रखना कि डेटा कंबाइन जो भी आपके बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकाला उसको बताती है बिजनेस की परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस। जो इंपॉर्टेंट होती है इसके यूजफुल क्या होते हैं, इसके एनालिसिस ऑफ बिजनेस अकाउंट की बेनिफिट्स क्या होते हैं कि इसकी वजह से आप देख सकते हो कि पिछले साल बिजनेस कहां था, इस साल कहां है। इसमें कुछ रेशियोज आती हैं। सबसे पहले आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है भाई? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में तीन चीजें आती हैं, आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन। जीपीएम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन। इनके कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले आरओसी का एक फार्मूला लिख रहा हूं मैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। बिफोर इंटरेस्ट है यहाँ पे, ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि सवाल आते हैं आप निकालो, आप नहीं निकालोगे, कैसे निकालोगे जब फॉर्मूला याद नहीं होगा। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज ऑलवेज, अच्छा इसको मल्टीप्लाई बाय 100 में करना भूल गया है। यस, मैं मल्टीप्लाई बाय 100 लिखना भूल गया है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में आंसर देना होता है। नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट प्रॉफिट, मैंने आरओसी की जगह सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया है थोड़ी सी, ये आरओसीई का है फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला है और एक फॉर्मूला मैं नीचे लिख रहा हूं ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ये भी मार्जिन है, ठीक है। नेट प्रॉफिट आरओसीई ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। इसी तरीके से इसके अंदर लास्ट चीज अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है क्या, पहले तो ये एक परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू होती है, रिमेनिंग ऑल द ऑपरेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, टैक्स इसका कट हो सकते हैं बाय डिवाइडिंग नेट प्रॉफिट बाय द रेवेन्यू वी कैन सी द परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू मेड इट ऑल द वे फ्रॉम द बॉटम लाइन व्हिच इज गुड फॉर इन्वेस्टर्स, ठीक है।
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, सेल्स कितनी की है, प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स रेवेन्यू नहीं होता था। अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्टिंग मी। ठीक है, ये होते हैं आपके कौन से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट वाला आपको बता दें कि भाई रेशियो shows how much proportion of money left over for the revenue after deducting the cost of goods sold। ये तीन चीजें मैंने आपको तीन फॉर्मूले बता दिए। फिर आती है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में तो तुम्हें आता है करंट रेशियो। करंट रेशियो, भाई करंट रेशियो के अंदर आती है सबसे पहली चीज जो कि होती है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्या मतलब, क्यों भाई क्यों निकाला जाता है? इससे हमें पता ये चलता है कि भाई बिजनेस कितना पेबैक कर सकता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को, किस रेशियो से पेबैक कर सकता है। इसको वर्किंग कैपिटल में नहीं करते, याद रखना। फिर आता है एसेट या लिक्विड रेशियो। ये सीधा सीधा होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंटरीज अपॉन लायबिलिटीज। ब्रैकेट क्यों बनाया है? क्योंकि माइनस कर रहे हैं आप लोग। क्या माइनस कर रहे हैं? इन्वेंटरीज को। इसमें ओपनिंग करेंगे, क्लोजिंग करेंगे। इसमें जो आपका इन्वेंटरी आ रही है आप वो माइनस करेंगे जो सवाल में गिवन है। याद रखना इसके डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट रेशियो एंड करंट रेशियो एंड एसेट रेशियो में डिफरेंस क्या है? करंट रेशियो यूज द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल द करंट एसेट। एसेट रेशियो यूज ओनली द फॉलोइंग करंट एसेट व्हिच आर कंसीडर्ड टू बी क्विक एसेट। ठीक है, ये बात याद रखना। फिर बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। इसकी बात हमें पता चलता है कि भाई बिजनेस कितने टाइम में पैसे वापस कर सकता है अगर उसने लोन लिया है तो। इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग कंपनीज ऑफ डिफरेंट साइज विद ईच अदर। लिमिटेशंस क्या होती है भाई? आप कंपैरिजन ऑफ टू कंपनी कर सकते हो ओनली विद योर सेम इंडस्ट्री। यूजर्स एंड यूजेस ऑफ बिजनेस अकाउंट। इसके अंदर कौन-कौन करता है? मैनेजर्स होते हैं, वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियंस होती है, बैंक होता है, क्रेडिट होता है, गवर्नमेंट होती है, अदर बिजनेस होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। ये सब बिजनेस अकाउंट के अंदर किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैनेजर है वो हेल्प करेगा इफेक्टिव डिसीजन के अंदर, वो प्रीवियस रिकॉर्ड को कंपेयर करेगा आगे बढ़ाने के लिए। वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियन वो देखेंगे कि भाई कंपनी सिक्योर है कि नहीं है। बैंक लोन देगा, देखेगा भाई एलिजिबल है कि नहीं है। क्रेडिटर देखेगा पैसे वापस मिलने वाले कि नहीं है, चेक करेगा लिक्विडिटी रेशियो को। गवर्नमेंट देखेगी कितना टैक्स दे सकते हैं, कितना टैक्स नहीं दे सकते, कितनी सब्सिडी दे सकते हैं। अदर बिजनेस टू कंपेयर द अकाउंट विद इट्स बिजनेस। शेयर होल्डर्स वेदर इट इज सेफ टू बाय द बिजनेस शेयर और नॉट। यहां पे हमारा 5 सेक्शन नंबर 5 खत्म होता है। अगला सेक्शन हमारा स्टार्ट होगा, पूरे 5 में करेगा सबके लिए। अगला सेक्शन हमारा है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस इश्यूज। ठीक है।